बहू, दाल चावल के साथ सूखी सब्जी और रोटी भी बना लेना। क्या है ना कि दाल चावल से पेट नहीं भरता है। हमारे यहाँ तो अकेले दाल चावल कोई भी नहीं खा सकता। रोटी सब्जी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। सासू माँ मनोरमा जी इतना अपनी बहू सुधा से बोली। सुधा के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो विजय ने कहा था कि इस घर में दाल चावल के साथ रोटी सब्जी तो कोई भी नहीं खाता, तो सिर्फ दाल चावल बना लो ताकि तुम्हें भी गर्मी से राहत मिल जाएगी और तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। पर सासू माँ अभी यह सब क्या कह रही हैं। अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाए। उन्होंने कह दिया तो बात तो माननी पड़ेगी। आखिर सुधा रसोई में गई और एक गैस पर दाल चढ़ा दी और दूसरे पर चावल और सब्जियां लेकर उसे धोकर काटने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू, सब्ज़ी बनने के बाद गरम गरम रोटियां सेक लेना। यहाँ पर सबको गरम गरम रोटी खाने की आदत है, और वह भी गरम गरम तवे से उतरती हुई और फूली हुई। यह सुनकर एक पल के लिए तो सुधा अपनी सास की शक्ल देखती रह गई। वह अपनी बात कहकर तो चली गई, पर सुधा को याद आया कि विजय ने तो कहा था कि मम्मी रोटियां सेक कर रख देती है, फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता है ताकि सभी एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और मम्मी जी भी सबके साथ मिलकर खाना खा सकें। फिर जब सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं, तवे से उतरती हुई गरम गरम रोटी कौन बनाता था। लेकिन सासू माँ के नए नए नियम उनकी बातों से मैच नहीं कर रहे हैं जो विजय ने उसे बताए थे। सुधा और विजय की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर में सास, ससुर, पति विजय, देवर राजू और ननद रेखा ही थी। सगाई और शादी में कम से कम 3 महीने का फ़र्क था। लेकिन इन 3 महीनों में जितनी भी उसकी विजय के साथ बात हुई, उसमें विजय के बताए हुए नियमों से तो इस घर के नियम मैच ही नहीं कर रहे थे। मतलब या तो विजय सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था, या फिर मनोरमा जी ने उनके आने के बाद नियम बदल दिए। जैसा कि विजय ने बताया था कि सुबह सब लोग 6:30 बजे तक उठते हैं और बाहर हॉल में आकर एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। मनोरमा जी ज़रूर सुबह 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन शादी के चौथे दिन जब सुधा ने सबके लिए चाय बनाकर हॉल में रखी, मनोरमा जी ने बहू से कह दिया, बहू, सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सबको अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, पर अब कल से सबकी चाय उनके कमरे में ही दे देना। और हाँ, सुबह 5 बजे तक उठ जाया करो, नहा धोकर पूजा पाठ कर फिर रसोई में जाया करो। इससे घर में पवित्रता बनी रहती है। यह सुनकर सुधा ने विजय की तरफ देखा, पर वह नज़र झुकाए चुपचाप अपनी चाय पीने में मगन था। खैर, वह तो क्या ही कहती। जैसे उसे मनोरमा जी बता रही थी तो सुधा वैसा ही करती जा रही थी। इसी तरह एक दिन विजय ऑफिस से थका हुआ घर आया तो उस समय सुधा रसोई में काम कर रही थी, इसलिए विजय किचन में पानी लेने चला गया। मनोरमा जी ने जब ये देखा तो उन्होंने विजय से तो कुछ नहीं कहा, पर सुधा से रसोई में आकर ज़रूर कहा, बहू, हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं आते। पति थका हारा घर पर आया है तो तुम उसे पानी नहीं दे सकती थी क्या। पर मम्मी जी, मैं तो आटा गूंद रही थी तो मेरे हाथ तो आटे से सने हुए थे। सुधा बोली, हाँ, तो क्या हाथ धोकर नहीं दे सकती थी। आज तो विजय ने आकर खुद पानी ले लिया है, आइंदा उसके आने पर तुम खुद उसे पानी देना, समझी। कहकर मनोरमा जी रसोई से बाहर निकल गई। अब तो पानी सुधा के सिर से ऊपर जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था, इस घर के मर्द रसोई में नहीं जाते तो भला विजय क्यों कहा करता था कि उसके पापा बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं। एक पल को तो दिल किया कि पूछ ही ले, पर फिर कुछ नहीं बोली। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो रेखा बोली, भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी करो, सब मिलकर खाना खाते हैं। बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन पकाएगा। मनोरमा जी ने कहा। सभी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, पर कुछ नहीं बोले। दाल चावल के साथ रोटी सब्जी देखकर रेखा तो बोल ही पड़ी, भाभी, दाल चावल के साथ रोटी सब्जी क्यों बनाई है। हमारे यहाँ तो
कोई नहीं खाता। रेखा के बोलते ही मनोरमा जी ने उसे घूर कर देखा। उन्हें अपनी तरफ इस तरह देखकर रेखा तो चुप हो गई, लेकिन सुधा ने सब देख लिया था। तभी मनोरमा जी बोली, फटाफट रोटी सेक कर लाओ और गरम गरम ही परोसो। सुधा ने गरम गरम रोटियां सेकी और एक एक करके सबको परोसने लगी। लेकिन उसने नोटिस किया कि सभी मन मार के ही रोटी खा रहे हैं, क्योंकि विजय के अनुसार सबको दाल चावल ही पसंद है। 2 दिन बाद मनोरमा जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। उस समय सुधा अपना काम निपटाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज़ आई तो सुधा उठकर रसोई में गई तो देखा कि देवर राजू मैगी बना रहा था। यह देखकर सुधा ने कहा, राजू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए बाहर, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अरे भाभी, पहली बार थोड़ी ना बना रहा हूँ, आप भी मेरे हाथ की मैगी खाकर देखना, मैं बहुत ही अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में मनोरमा जी आ गई और राजू को रसोई में देखकर सुधा पर बिगड़ते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? बहू, तुम्हारे होते हुए राजू रसोई में क्या कर रहा है? मम्मी, मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी तो मैं अपने लिए मैगी बना रहा हूँ, राजू ने बेफिक्री से कहा। राजू, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज़्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसा, ना ही ज़्यादा इस घर के नियमों को बदलने की कोशिश कर। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते, यह काम औरतों का है, औरतों को ही करना पड़ता है। बहू के होते हुए तो रसोई में जाकर मैगी बना रहा है, यह तो गलत है ना? मनोरमा जी की बात सुनकर राजू हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए मनोरमा जी ने कहा, तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया हो। चल निकल यहाँ से, जिसका काम है उसे करने दो। तुम जाओ और हॉल में जाकर बैठो, अभी बहू मैगी प्लेट में डालकर दे देगी। मम्मी, यह नियम कब बना अपने घर में? भाई की शादी से पहले तक तो नहीं था। कई बार मैं और भैया आपके साथ रसोई का काम भी करवा देते थे, तब तो आपने यह नहीं बताया हमें। अचानक राजू ने कहा। उनकी बात सुनकर मनोरमा झेंप गई। उन्हें राजू से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि सुधा देख रही थी। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पोल खुल गई हो। लेकिन तभी ससुर जी बोल पड़े, अरे बेटा, तुझे पता नहीं है क्या? कुछ नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। तेरी मम्मी के नए नए नियमों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। ना ही हम सुबह की चाय सबके साथ पी पा रहे हैं और ना अपनी मर्जी से कुछ खा पा रहे हैं। रसोई में जाकर पानी पीने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी बहू ही ला कर देगी। अब तुम्हारी माँ सास बन गई है तो कुछ नियम भी तो नए बनेंगे और कुछ पुराने बदल भी जाएंगे। उनकी बात सुनकर मनोरमा जी तो नकते हुए बोली, सब कुछ तो आप लोगों को बैठे बिठाए मिल रहा है, तो फिर क्या समस्या है आपको? बहू का काम सेवा करने का है और वह कर रही है, तो बेवजह की बातें क्यों सुना रहे हो? अरे भाई, जब हाथ पैर चल रहे हैं तो बेवजह सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ हाथ में मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना ही बंद कर देंगे। सेवा तो तब करवाओ जब सेवा की ज़रूरत हो। यूँ बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान तो मत करो, चाहे वह घर की बहू ही क्यों ना हो। और मम्मी, हमें हमारे अनुसार ही रहने दो। हम घर में रह रहे हैं, कोई होटल में नहीं, जहाँ एक ऑर्डर देने पर सब कुछ आपके हाथों में मिल जाए। रेखा भी बोली। आखिर अपने पति और बेटी की बात सुनकर मनोरमा जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या? जब परिवार के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे हों तो चुप रहने में ही भलाई है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।